तो आज की इस वीडियो में एनटीपीसी एग्जाम को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे, जो आपकी परीक्षा 7 अगस्त से सातों आरंभ है। मैं आपको सबसे पहले पूरी जीके के सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। पूरे 50 क्वेश्चंस देखेंगे जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे रीजनिंग के, और उसके बाद सवालों को देखेंगे सातों मैथ के। इस प्रकार आपके पूरे पेपर का हल हम लोग सातों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं और एनटीपीसी में एक अंतिम सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो का एक एक सवाल आपके लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने के प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? तो आपने ये शब्द बहुत सुना होगा साथियों, लेकिन इसका अर्थ अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वो समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा नहीं होता है उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वास्को डी गामा कहां का यात्री था आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तो साथियों पुर्तगाल का यात्री था। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, करके संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। करके बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र साथियों कब बना था आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग याद रखेंगे 1971 में। क्या 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से विशेषता जोड़ी गई थी। तो धर्मनिरपेक्षता मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों इस सवाल का आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। धर्मनिरपेक्षता शब्द साथियों जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है संविधान की प्रस्तावना में। कब? 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या इसका मतलब मित्रता होता है? नहीं। क्या इसका मतलब धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है? सांप्रदायिकता का मतलब मैं कहूंगा बिल्कुल सही। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? यानी कि 2011 की जब जनगणना हुई थी तो लगभग महिला साक्षरता दर जो थी वो 65% थी। इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। साथियों, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं, और इनका फायदा आपको जब देखने को मिलेगा जब एग्जाम हॉल में कंप्यूटर पर ये क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। तो इसलिए बस आपको पूरे ध्यान पूर्वक इन क्वेश्चंस को देखते जाना है। ये कैसे आपके मनोमस्तिष्क में फीड हो जाएंगे ये आपको भी साथियों नहीं मालूम पड़ेगा। चलिए, उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो साथियों ए ओ ह्यूम की अगर बात करें तो यही तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई साथियों ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या क्या सही है? तो इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। नहीं साथियों, यह अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करती है। बिल्कुल सही। यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर बी वाला कथन गलत है। गलत है तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था। उसके बाद देखिए, कह रहे भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? यानी कि जब भारत आजाद हो गया था तो फिर यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए अस्थाई सदस्यों के चयन के, है ना, क्या लिखा हुआ? अस्थाई सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। मैं कहूंगा नहीं, सिर्फ 2 वर्ष के लिए किया जाता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के सदस्यों का, अस्थाई सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़े थे? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जुड़े थे, बिल्कुल। मार्शल टीटो भी जुड़े थे, कर्नल नासिर भी जुड़े थे, लेकिन बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़ी थी। इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। साथियों, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा। आप भी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ इन क्लासेस को देखिए, क्योंकि तैयारी साथियों शुरू हुई। ये पहली या दूसरी क्लास आपकी होगी, है ना, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो बिल्कुल अगर आप शुरू से लगे हैं तो आपकी तैयारी अगर थोड़ी कम भी है तो मैं आपको इतना काबिल बना दूंगा, इतना एक्सपर्ट, इतना निपुण बना दूंगा, और इतनी नॉलेज आपको दे दूंगा, इतने क्वेश्चन आपको करवा दूंगा कि आप ये एग्जाम बहुत आराम से साथियों क्रैक कर सके। लेकिन इसके लिए आपको हर एक क्लास को देखना है, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊं सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा। मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, है ना। चलिए, कह रही कि किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मत अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता? तो कुल मिला के यहां पर अगर साथियों बात करें, मानसिक रूप से विकृत, गरीबी रेखा से नीचे, वयस्क, विकलांग
तो किन कारणों के आधार पर मानसिक रूप से विकृत जो होता है ना, वो भारत में वो व्यक्ति भारत में अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से विकृत है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? तो साथों पता 1765 इन्होंने 1765 में प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट को पारित किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1919 में साथियों रॉलेट एक्ट को पारित किया। अगला देखिए कह रहे राजा राममोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? तो इन्होंने जो काम किया था साथियों वो सती प्रथा पर काम किया था। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए राजा राममोहन राय ने काम किया था। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। तो इनका नाम साथियों क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क इनका नाम था। और भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले ये व्यक्ति थे। इन्होंने ही साथियों ये काम किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया था? तो ये काम 1881 में हुआ था। यानी कि अंग्रेज सरकार के द्वारा 1881 में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि मध्यकालीन समय यानी कि कब से लेकर कब तक शताब्दी तक रहा? यानी कि मध्यकालीन समय जो था ये 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक रहा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये आप लोग याद रखेंगे। कह रहे 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो कहां से हुई थी? तो वो साथियों मेरठ से हुई थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे मगध राज्य की जो प्राचीनतम राजधानी थी उसका नाम क्या था? तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी साथियों? राजगृह थी, है ना। उसके बाद देखिए मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु कौन था? तो साथियों कौन था मुझे आप लोग बता दीजिए। तो क्या कुत्ता था? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब। अगर आपका कुत्ता आंसर है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल काल का पतन शुरू हुआ था, यानी कि कब से मुगल काल का पतन शुरू हो गया था? तो जब आधुनिक काल जैसे ही शुरू हुआ था। आधुनिक काल की अगर बात करें, है ना, मुगल काल का पतन शुरू हो गया था आधुनिक काल से। उसके बाद देखिए न्यूलिथिक का अर्थ क्या होता है मुझे बताइए। तो न्यूलिथिक की अगर बात करें, न्यू मतलब नया, तो नया कहां पर लिखा? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है नव पाषाण काल या न्यूलिथिक, बात एक ही है। उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करें कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर, 5 जुलाई, 5 जून, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद देखिए यानी पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर्गत का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस अध्ययन की अगर बात करें इसको ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसको क्या कहा जाता है? इसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। जल प्रपात का निर्माण इनमें से किस कारक द्वारा होता है? तो जल प्रपात का निर्माण जो होता है साथियों वो एक तरीके से नदी द्वारा होता है। नदी, ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि बिंदु, यानी कि वो बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों पता, भूकंप केंद्र कहा जाता है जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो क्या केंद्र कहते हैं, शंकु कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं? नहीं साथियों, उसको क्रेटर कहा जाता है। किसको? ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पुनर्वैकृत संसाधन नहीं है? तो कौन सा साथियों नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। पुनर्नवीनीकृत संसाधन नहीं है। तो देखिए सौर ऊर्जा है, बिल्कुल है। उसके अलावा वन्य प्राणी है और वन भी है, लेकिन लौह अयस्क नहीं है। अब नहीं है साथियों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन सा राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? वो राज्य कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो आपको मैंने कई बार बताया है कि गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। राइट आंसर दिन का ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि जैविक संसाधन का एक उदाहरण इसमें से मुझे बताइए। तो जैविक संसाधन की अगर बात करें तो वन क्या है? वन एक जैविक संसाधन ही तो है ना। चलिए साथियों, अभी हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा तैयार रखिएगा। और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अगर वीडियो आपने लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए साथियों जय हिंद का कमेंट कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। करके वो शहर जो भारत का कॉटन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर, तो मुंबई आप लोग याद रखेंगे, मुंबई को भारत की कॉटन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि वो जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण में है वो जानवर कौन सा है? तो अगर बात करते हैं क्या वो हाथी है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, हाथी राष्ट्रीय
है ना, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण में है, आंसर आपका बी होगा। भूकंप से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साथियों सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप से संबंधित अध्ययन को। उसके बाद देखिए हाल ही में किसने सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है। तो अब आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो अपने देश भारत ने ही सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है। उसके बाद देखिए किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो मैं कहूंगा रोहित शर्मा इनका नाम है, और रोहित शर्मा ने, ये भारत के खिलाड़ी हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर साथियों नियुक्त हुए हैं, तो ये जर्मनी देश के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं, आंसर आपका सी होगा। जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो मैं कहूंगा आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। से आपके सामने अब रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन सभी के सभी रीजनिंग के सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग साथियों तैयार कर लीजिए। देखिए तो यहां पर साथियों क्या है, एक सी प्लेस वैल्यू आपको आना चाहिए। देखिए सी 3 पर आता है, ई 5 पर आता है, उसी प्रकार जी 7 पर आता है, आई 9 पर आता है, के 11 पर आता है, एम 13 पर आता है और ओ 15 पर आता है, साथियों क्यू 17 पर आता है। आपको बताना यहां पर कौन से दो लेटर आएंगे। देखिए 3 से 7 हुआ, मैं कहूंगा 4 बड़ा है, फिर से 4 बड़ा है, 11 में 4 बड़ा 15 आया है, 4 बढ़ेगा तो यहां पर 19 आ जाएगा, और 19 पर होता है एस, और एस है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाले में। और ई साथियों 5 पर है, आई 9 पर है, 4 बड़ा है, फिर 4 बड़ा है, और फिर 4 बड़ा और फिर 4 बढ़ेगा तो यहां पर 21 आ जाएगा, 21 पर होता है साथियों यू, यानी कि एस यू कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 121 है, उसके बाद 253, उसके बाद 374, 495, आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा, फटाफट बताइए। देखिए 121 11 का स्क्वायर होता है, तो क्या 12 के स्क्वायर के आसपास है, 144 तो नहीं, तो बहुत ज्यादा है, यानी कि स्क्वायर वाला मैटर तो यहां पर नहीं है। अगर हम साथों एक चीज देखिए, अगर हम साथों इस 1 और 1 को जोड़ते हैं तो ये हमें 2 नंबर मिलता है, उसी प्रकार 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 नंबर मिलता है, और 3 और 4 साथियों 7 होता है, 4 और 5 9 होता है। यानी कि एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके आजू बाजू वाले नंबर को जोड़ने पर बीच वाला नंबर मिलेगा। देखिए 3 5 2 नहीं होता है, 6 और 5 11 होता है, ये बात बिल्कुल सही है। 5 और 6 नहीं साथियों, है ना, 2 और 5 7 होते, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए करके सहमति का संबंध समझौते से है, तो असहमति का संबंध किससे होगा। देखिए अगर असहमति होगी, क्या अगर सहमति होगी तो समझौता हो जाएगा, लेकिन अगर असहमति होगी तो साथियों क्या होगा, तो विरोध ही होगा, विरोध के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रही कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में JOURNAL को MRXUDQDO लिखा जाता है तो ट्रेनिंग को साथियों क्या लिखा जाएगा। देखिए जे की अगर बात करें, आपको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए। जे 10 पर होता है, O 15 पर होता है, U 21 पर होता है, R 18 पर होता है, N 14 पर होता है, A 1 पर होता है और L 12 पर होता है। उसी प्रकार यहां पर अगर बात करें साथियों, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना, M जो है वो 13 पर हो जाएगा, और ये R आपका 18 पर हो जाएगा, X आपका 24 पर हो जाएगा, U 21 पर होता है, हो जाएगा, Q 17 पर, D 4 पर और O 15 पर। अब यहां पर 10 है और यहां पर 13 है, यहां पर 15 है, यहां पर 18 है। आपको नहीं लग रहा कि सब में 3 बढ़ रहा है। देखिए 21 में 3 बढ़ाएंगे 24 हो जाएगा, 18 में 3 बढ़ाएंगे 21 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा लॉजिक लगना चाहिए वो यहां पर लगना चाहिए। T 20 पर होता है, इसमें 3 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, W आ जाएगा। R 18 पर होता है, 3 बढ़ाओगे 21 आ जाएगा, 21 पर U होता है, तो WU यहां पर है, यहां पर है। A 1 पर होता है साथियों, 3 बढ़ाओगे तो D हो जाएगा, यानी कि WUD कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो इन सब में भी 3 3 3 बढ़ेगा, G में 3 बढ़ाओगे तो J आ जाएगा। तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन क्वेश्चंस को आप लोग देखिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। देखिए कह रहे हैं कि यदि प्लस का अर्थ, यहां पर सही नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्लस की अगर बात करें, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस जहां पर लिखा हो वहां पर गुणा लिख देना, जहां पर गुणा लिखा हो वहां पर साथियों भाग लिख देना, और जहां पर भाग लिखा हो वहां पर साथियों आप प्लस लिख देना, है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए नंबर क्या है, यहाँ पर 30 है, 5 है और साथियों 5 है, फिर 5 है और फिर 5 है, 4 बार 5 है, 4 बार 5 है। चलिए अब उसके बाद अगर बात करें, देखिए गुणा है, गुणा की जगह पर हमें भाग लिखना है तो यहाँ पर भाग आ जाएगा, भाग है, भाग की जगह पर हमें प्लस लिखना है, और माइनस से माइनस की जगह पर गुणा, और प्लस से प्लस की जगह पर माइनस। अब आपको इसको साथियों कैलकुलेट कर लेना है। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए जरा, 30 की भाग 5 से करनी। देखिए 5 एकम 5, 5 छंग 30, यानी कि इस पूरे की जगह पर 6 आ जाएगा। 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, -5 यानी कि 5 में से 25 में से 5 जाएगा, 20 बचेगा, और ये 6 हो जाएगा, यानी कि 26 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाना चाहिए। और ऐसा कहां पर है साथियों, ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए तो रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं। देखिए
यहाँ पर सवाल आखिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में साथों ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, है ना। चलिए, तो कह रहे कि नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया। ये एक ही पासा है, बस उलट पुलट के आपको दिखाया जा रहा है। पासे के लाल रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, यानी कि लाल रंग कहां पर है। लाल रंग की बात करें, लाल रंग एक यहां पर है और साथियों लाल रंग यहां पर है और लाल रंग कहां पर है, कहीं पर नहीं है। तो लाल रंग के विपरीत पर आपको बताना है, यानी कि लाल अगर इधर लाल है तो इसके इधर को बताना है कौन सा रंग होगा, है ना। चलिए, अच्छा एक काम आप ये करिए, देखिए बैगनी यहां पर है और नारंगी यहां पर है, और उसी प्रकार बैगनी यहां पर भी है, नारंगी यहां पर है, यानी कि लाल का विपरीत जो होगा वो जामुनी हो जाएगा। तो जामुनी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। और कहीं पर लाल है, अच्छा यहां पर भी लाल है, तो देखिए नीला और हरा है ना, नीला और हरा यहां पर भी है। तो मैं कहूंगा लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, जामुनी हो जाएगा। चाहे इधर से देख लो इधर से देख लो, लाल का विपरीत जामुनी ही आ रहा है, और जामुनी कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सीता को याद है कि वो अपने भाई से शनिवार को मिली थी, ठीक है, जो कि किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद है, यानी कि अपने भाई से शनिवार को मिली थी, और शनिवार जो है ना वो कब है, 20 तारीख के बाद है। वो 21 को भी हो सकता है, 22 को भी, 23 को भी, 24 को भी हो सकता है। यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार है, यानी कि पहली तारीख को कौन सा दिन है साथियों, मंगलवार है, तो सीता किस तारीख को अपने भाई से मिली होगी, देखिए शनिवार को मिली होगी। अगर बात करें कि अगर 1 तारीख को मंगलवार है तो 8 तारीख को भी मंगलवार ही होगा, उसके बाद 15 तारीख को भी साथियों मंगलवार ही होगा, और 22 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। वो 20 तारीख के बाद आपको ये बताना है कि 20 तारीख के बाद शनिवार है कब। तो अगर 22 को मंगलवार है तो 23 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, 24 को क्या हो जाएगा साथियों, गुरुवार हो जाएगा, और 25 को क्या हो जाएगा साथियों, शुक्रवार हो जाएगा, और 26 को क्या हो जाएगा साथियों, शनिवार हो जाएगा। 26 को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा सीता को याद है कि वो अपने भाई से शनिवार को मिली थी, ठीक है, जो कि किसी माह की विशेष तारीख के बाद है, शनिवार 26 तारीख को। यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार थी तो सीता किस तारीख को अपने भाई से मिली थी, तो साथियों 26 तारीख को अपने भाई से मिली थी। 26 तारीख कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे प्रेरणा सुधीर की बहू और विभोर की भाभी। तो यहाँ पर साथियों आपसे जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा आप करते जाइए। प्रेरणा सुधीर की बहू, यानी कि सुधीर का कोई बेटा होगा क्या साथियों, यहाँ पर अगर बात करें सुधीर का कोई बेटा होगा, और उस बेटी की पत्नी का नाम क्या होगा साथियों, प्रेरणा, है ना। तभी तो यहाँ पर जो कहा गया है कि सुधीर की बहू है प्रेरणा, तो सुधीर की बहू हो गई प्रेरणा, यानी कि और विभोर की भाभी है, यानी कि विभोर की भाभी प्रेरणा है। तो मैं कहूंगा विभोर प्रेरणा के पति का भाई होगा जिसका नाम होगा साथियों विभोर, तभी तो विभोर की भाभी हो पाएगी साथियों प्रेरणा। यानी कि आकाश सुधीर का पुत्र है, आकाश जो है ना सुधीर का पुत्र है, तो ये आकाश हो गया, यानी कि आकाश की पत्नी है प्रेरणा, और आकाश का भाई है विभोर, आकाश के पिता है सुधीर। यानी कि आकाश सुधीर का पुत्र है, ठीक है, और विभोर का अकेला भाई है, विभोर का अकेला भाई है, ठीक है, यानी कि इन दोनों के अलावा और कोई भाई नहीं है। प्रेरणा और आकाश के बीच संबंध बताइए। प्रेरणा आकाश के बीच संबंध है, पति पत्नी का है, यानी कि पत्नी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि NEEMUKPIC, इसका अर्थ होगा ग्रेव एंड कंसर्न, यानी कि नी का अर्थ हो जाएगा ग्रेव, सॉरी नी का अर्थ ग्रेव भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, कंसर्न भी हो सकता है। इल डिक सो का अर्थ होगा एवरीबॉडी एल्स, ट्यूर म्यूक सो का अर्थ होगा बॉडी एंड साउल्ट। तो एवरी और कंसर्न का आपको साथियों मतलब बताना है, इसमें से क्या होगा, एवरी का, और साथियों किसका आपको बताना है, कंसर्न का आपको यहाँ पर मतलब बताना है। देखिए अगर यहाँ पर हम एवरी की बात करें तो एवरी कहां पर है, देखिए जरा, एवरी तो हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें कंसर्न मिल गया है ना। कंसर्न का जो कोड होगा वो इसमें नी म्यूक पिक में से कुछ हो सकता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा एक काम करिए साथियों, कंसर्न का कहीं और कोड लिखा हुआ है, देखिए जरा एक बार आप लोग, एवरी बॉडी एल्स नहीं, प्योर बॉडी एंड साउंड नहीं लिखा हुआ। अच्छा एवरी का ढूंढिए अब इसी प्रकार, किसका, एवरी का ढूंढिए। एवरी की अगर बात करें तो एवरी कहां पर लिखा है, एवरी आपका ये लिखा हुआ है, यानी कि एवरी का कोड इल डिक सो हो सकता है। अब कहीं और देखिए एवरी लिखा है तभी आपका आ पाएगा, बॉडी एंड साउंड नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हमें एवरी का अगर कोड जानना होता तो कहीं 2 बार लिखा होता, नहीं लिखा हुआ है। कंसर्न का कोड 2 बार लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो ज्ञात नहीं किया जा सकते, क्योंकि जानकारी अधूरी है, और जानकारी अधूरी है तो फिर आंसर नहीं निकाल सकते आप लोग। यानी कि बादल को सफेद कहा जाए, सफेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरे को हवा कहा जाए, और हवे को नीला कहा जाए, और नीले को जल कहा जाए, तो पक्षी कहां उड़ेंगे साथियों, पक्षी कहां पर उड़ेंगे ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है ना। पक्षी कहां पर उड़ेंगे मुझे बताइए। तो आसमान में पक्षी उड़ते हैं, कहां उड़ते हैं, आसमान कह लो, आसमान यहां पर नहीं है तो हवा कह लो, पक्षी हवा में उड़ते हैं, और यहां पर हवा को क्या कहा गया है, नीला कहा गया है, यानी कि नीला आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए
क्या आपसे यहाँ पर साथियों क्या कहा जाएगा कि आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा में, ठीक है। तो साथियों अगर हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपका पूरब हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। यानी कि आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा में, यानी कि आप यहाँ पर खड़े और आपका मुंह इस दिशा में, ठीक है। तो आप यहाँ पर खड़े, आपका मुंह इस दिशा में दक्षिण पश्चिम हो गया। यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ते, 135 डिग्री का पता क्या होगा, एक तो आपको 90 डिग्री मुड़ना है और एक आपको 35 डिग्री मुड़ना है बाईं ओर। अगर 90 डिग्री मुड़ोगे तो आपका मुंह इधर से इधर की तरफ हो जाएगा और 90 और 45 होता है, 90 और 45, 90 मुड़ना है, 90 मुड़ गए बाईं और 45 मुड़ेंगे तो आपका मुंह इधर को हो जाएगा। तो आप किस दिशा में है, यानी कि ये दिशा आपको बताना है। तो ये दिशा क्या है, ये दिशा पूर्व है। तो पूर्व आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार आपको बताने के सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद और उसके बाद कौन आएगा, बताइए। देखिए एफ सब में लिखा हुआ है, एफ ए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो साथियों ये वाला सबसे पहले आ जाएगा, 2 नंबर वाला सबसे पहले आ जाएगा ये वाला। और उसके बाद देखिए एफ आई पहले आएगा या एल, मैं कहूंगा आई पहले आएगा, एल तो 12 पर आता है, लेकिन उससे पहले ये 4 वाला आ जाएगा ई, है ना, तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए एफ आर है ना, आर तो ज्यादा पर होता है, एल आई आ जाएगा साथियों, तो आई हो जाएगा। उसके बाद ये 3 हो जाएगा और उसके बाद 5 हो जाएगा। यानी कि 24 से 135 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने। सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं, कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो मैं मान लेता हूं साथियों ये क्या होगा, ये अमेरिकन हो गए। सभी अमेरिकन जो है ना ये अंग्रेजी बोलने वाले हैं, सभी अमेरिकन जो है ये अंग्रेजी बोलने वाले हैं और करके कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता है ना। तो यहां पर अगर बात करें कोई एस्किमो, तो एस्किमो ये अलग हो जाएगा, कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए, कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं, बिल्कुल साथियों जब कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोल सकता तो कोई एस्किमो अमेरिकन भी नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है। कोई अंग्रेजी बोलने वाले एस्किमो नहीं है, कोई अंग्रेजी बोलने वाले एस्किमो नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तो दोनों ही सही हो जाएंगे। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि दोनों बिल्कुल सही हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से नवें अक्षर और बाईं ओर से छठे अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये बात आपको बताना है, बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से, यानी कि जैसे हम लोग लिखते हैं ना साथ, तो देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X और Y और Z। देखिए क्या कहा जा रहा है, बाईं ओर से यानी कि इधर से नवे अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गया, ठीक है। और बाईं ओर से छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गया। तो कहने कि इनके बीच में कौन सा अक्षर पड़ेगा, देखिए 3 इधर से कट कीजिए और साथियों 3 इधर से कट कीजिए, फिर आप 3 इधर से कट कीजिए या 2 इधर से कट कीजिए और साथियों 2 इधर से कट कीजिए, बचा क्या, एल बचा। तो मैं कहूंगा बीच में कौन सा अक्षर होगा, एल होगा। और एल कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो नीचे दिए गए रेखा चित्र में कितने चतुर्भुज है, आपको बताना है साथ उसमें कितने चतुर्भुज है। देखिए 4 भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहा जाता है, यानी कि एक ये 4 भुजाओं वाला है ना, है ना, तो इस ये क्या हो जाएगा, ये एक चतुर्भुज हो जाएगा और ये साथियों दूसरा चतुर्भुज हो जाएगा और ये आपका तीसरा चतुर्भुज हो जाएगा और ये साथियों बचा एक चौथा चतुर्भुज हो जाएगा, यानी कि 4 चतुर्भुज ये हो गए। अब देखिए एक चतुर्भुज आपका ये हो गया, है ना, दूसरा आपका ये हो गया, तो कितने चतुर्भुज हो गए, 2 इसमें और जोड़ दीजिए। अब इधर से भी साथियों इधर भी आपको 2 मिलना है, एक ये हो गया, एक ये चतुर्भुज हो गया, 2 ये हो गए और साथियों एक ये बड़ा वाला चतुर्भुज हो गया, इसको देख लेंगे। तो कुल मिला के टोटल कितने चतुर्भुज हो गए हैं, ये तो 9 चतुर्भुज हो गए हैं। तो 9 कौन से ऑप्शन में 9 चतुर्भुज हैं इस आकृति में, इस चित्र में, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, अब आप लोग यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। चलिए, भिन्न है 1 सही 1/5 तथा इसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर आपको बताना। देखिए ये क्या लिखा हुआ है साथियों, 1 सही 1/5 यानी कि 1 सही 1/5 ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो अगर हम साथियों इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 और 1 6 यानी कि 6/5 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा व्युत्क्रम का मतलब पता क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या लिखी है x/y, तो इसका अगर हम व्युत्क्रम निकाले तो साथियों y/x हो जाएगा, ये उल्टा पलटी करना होती है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा साथियों 6/5 है ना, तो 5/6 हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने के इसका
का और इसके व्युत्क्रम का अंतर बताइए साथियों। अंतर हमने यहां पर कर लिया, तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों 6/5 में से माइनस करना है आपको 5/6, तो 6 छंग कितना हो जाएगा 36, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। यहां पर 36 में से 25 जाएगा, 11/30 बचेगा, और 11/30 कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों इस सवाल को और मुझे बताइए आपका आंसर क्या होगा। करके साधारण ब्याज की वो वार्षिक दर बताइए, यानी कि दर आपको बताना है इसमें, ठीक है। कि कोई धनराशि 10 वर्ष में, यानी कि समय कितना दे रखा है 10 वर्ष, कोई धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि अभी मूलधन कितना है, मान लीजिए x है, और फिर वो कितना हो जाएगा, मिश्रधन 2x हो जाएगा, डबल, ठीक है। तो साथियों साधारण ब्याज की अगर बात करें, साधारण ब्याज होता है इन दोनों का डिफरेंस है, 2x में से 1x जाएगा तो x बचेगा। तो इसमें आपको r बताना है, r यानी कि दर बराबर क्या होता है साथियों? साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन आर तो हो गया P इंटू टी। इसको आपको सातु क्या कर लेना, एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताने। देखिए साधारण ब्याज कितना है, x है, यानी कि x गुणा 100 आ गया। P की अगर बात करें तो x है, और सातु t कितना है, यहाँ पर 10 वर्ष है। इससे ये कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, यानी कि r बराबर जो बचा वो 10% बचा, यानी कि दर आपकी कितनी निकलेगी, 10% निकलेगी। आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहे हैं कि सातु 64/125 का घनमूल बताइए, यानी कि ये किसका एक तरीके से घन है? तो मैं कहूंगा ये तो सातों 8 का घन है, 8 2 64, ये तो 8 का स्क्वायर है ना, वर्ग है ये तो 8 का। मैं कहूंगा ये 4 का है, यानी कि 4 की घात 3 और 5 की घात 3। अरे भाई 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो मैं कहूंगा इसका घनमूल 64 का घनमूल जो आएगा वो 4 आएगा, और 5 का घनमूल सातों 5 आएगा, यानी कि 4/5 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो वो संख्या बताइए। मान लेते वो संख्या सातु x है, किसी संख्या का 1/2 यानी कि किसी संख्या का 1/2, ठीक है, उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो 15 अधिक आ गया, यहाँ पर आपको माइनस लगाना है। तो आपको इसमें से x का मान निकालना है। 4 की गुणा 1 से करिए तो 4x हो जाएगा, 2 की 1 से 2x हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, बराबर सातु 15 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा, बराबर 15 गुणा 8 हो जाएगा, 120 हो गया इधर सातु, इधर 2x हो गया, है ना। तो अगर x बराबर बात करें तो सातु 60 आ जाएगा, 2 से कटेगा ना 120, तो 60 यहाँ पर आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु 10 वर्ष, 14 वर्ष, 34 वर्ष और 36 वर्ष है। परिवार की औसत आयु आपसे पूछी जा रही है। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। एक की आयु 10 वर्ष है, एक की 14 है, और एक की 34 है, और सातों एक की 36 वर्ष है, यानी कि टोटल 4 लोग हैं। इसकी औसत आयु आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है। तो इन सब का योग करके आपको 4 से भाग दे देना है। 4 से क्योंकि 4 लोग हैं तो आपको औसत आयु सातों यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। चलिए तो अब अगर इनको कैलकुलेट करें तो इनको जोड़िए जरा, 6 4 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 का 4 आ जाएगा, हासिल का 1 आ जाएगा, 3 3 6 7 8 और 1 9, यानी कि 94/4 आ गया। इसको कैलकुलेट करिए, 4 दूना 8, ये 14 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, है ना, 4 3 12 हो जाएगा, और 2 जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ गया, 4 5 20, यानी कि औसत आयु जो आएगी वो साथियों 23.5 आ जाएगी। 23.5 वर्ष कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, यदि उसकी चाल 5% बढ़ गई तो उसकी चाल कितनी होगी? यानी कि 25% किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे, इसको 5% चाल की अगर बात करें, 5% चाल अगर हम बढ़ाए यानी कि 105 इसको कर दे, 105% कर दिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो सातों यहाँ पर, है ना, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 5 20, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, तो 26 पॉइंट करके कुछ आएगा। 26 पॉइंट कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए राइट आंसर आपसे कहा क्या जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों इस सवाल को, क्योंकि ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, तो कहने के एक पिता है और एक पुत्र, इनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर बात करते हैं सातों पिताजी हैं और कौन है और पुत्र हैं, इनकी आयु का योग कितना है साथियों? 60 वर्ष है। इन दोनों की आयु को अगर जोड़ देते हैं तो 60 आ जाता है। यदि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी तो 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो पुत्र की आयु अभी की निकाल लीजिए आप और आपको पता चल जाएगा, फिर 6 उसमें प्लस कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लीजिए साथियों पिता की आयु कितनी माने और पुत्र की आयु कितनी माने। मान लीजिए साथियों पुत्र की आयु हम x मान लेते हैं, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, है ना। देखिए दोनों की आयु का योग 60 है, तो पिता की आयु साथियों 60 माइनस x हो जाएगी। ये बात तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अगर पुत्र की आयु हम x मानते तो पिता की आयु 60 माइनस x करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद अगर बात करें, यहां पर कहा गया है कि यदि 6 वर्ष पहले पिता की आयु, 6 वर्ष पहले पिता की आयु, देखिए अभी की पिता की आयु कितनी है, 60 माइनस एक्स है, 6 वर्ष पहले कह रहे हैं तो सातों 6 वर्ष इसमें से घटा दीजिए, तो 6 वर्ष पहले पिता की आयु जो है ना पुत्र की आयु की 5 गुना है, तो पुत्र की आयु एक्स है, एक्स माइनस, अब देखिए इसमें अगर 6 घटा है तो इसमें भी 6 घटेगा, तो 5 गुना थी, कितनी 5 गुना थी, तो 5 से 7 हमने इसको गुणा कर दिया, इसको आप कैलकुलेट करिए, 60 में से 6 जाएगा, 54 बचेगा, यानी कि 54 माइनस एक्स हो गया बराबर 5 एक्स है, माइनस 5 छंग 30 हो गया। अब एक काम करिए साथियों, 5 एक्स इधर है, माइनस का एक्स उधर है, इधर आएगा माइनस का एक्स, तो 5 एक्स प्लस एक्स यानी कि 6 एक्स हो जाएगा, और बराबर ये माइनस के 30 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 54 और 30 तो 84 हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर आपका 84/6 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करिए, 6 कम 6 और 6 चौक आपका 24, यानी कि एक्स बराबर कितना आया है, 14 आया है। तो एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने पुत्र की आयु मानी थी, तो 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी साथियों, 20 वर्ष हो जाएगी। तो 20 वर्ष कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है फटाफट। चलिए, कहा गया है कि एक वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 14% का लाभ होता है। ये लाभ 8% हो तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। देखिए 100 एक तरीके से अगर बात करें 14% का लाभ होता है, यानी कि वो वस्तु 114% पर बेची जाती है, तो कितने रुपए की बेची जाती है, 2850 रुपए की बेची जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 108% यानी कि आपको 8% का लाभ बताना है, क्या होगा, यानी कि 108% की आपको वैल्यू यहां पर बताना होगी, तो 2850 बटे 114 आ जाएगी, ये 1% की वैल्यू आई है। 108% की वैल्यू निकालना है तो 108 से आप लोग इसको गुणा करा दीजिए। अब साथ इसको एक काम करिए, अब इसको कैलकुलेट जरा करिए, 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पंजे कितना आ जाएगा साथियों, 2 पंजे 10 आ गया, 2 चौक 8 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें, है ना, अब अगर बात करें साथियों, इसको आप और जरा क्या करवाइए, कट करवाइए। देखिए 3 से कट करें तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 नीम 27 आ जाएगा, इसको 3 से 3 नीम 27 आ गया, 3 पंजे 15 0 आ गया, 19 से कम 19, 19 पंजे 95 हो जाएंगे। 50 की गुणा 54 से कर दीजिए, तो 54 की गुणा पहले तो 5 से कर दो, फिर 0 लगा देना, 5 चौक आपका 20 हो गया, 5 पंजे 25 27 हो गया, 1 लगा दो, यानी कि 2700 आपका आंसर हो जाएगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा, और 2700 आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब साथ अंतिम सवाल आप लोग और देख लीजिए, है ना। चलिए देखिए, कह रहे कि एक दुकानदार ने कोई स्कूल बैग 891 रुपए में बेचकर लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाया। 1/10 लाभ कमाया कभी भी लिखा हो, इसका मतलब पता क्या होता है साथियों, उसने अगर 10 रुपए की वो वस्तु क्या है ली है, यानी कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए है तो उसने उस वस्तु पर 1 रुपए का लाभ कमाया है। खरीदी है 1/10 लाभ कमाया, इसका मतलब ये होगा उसने 10 पर 1 का लाभ कमाया, यानी कि 10 रुपए में ली है, 1 का लाभ कमाया। तो विक्रय मूल्य सातु कितना एक तरीके से होगा, विक्रय मूल्य 11 ही तो हो जाएगा, इनका योग ही तो होगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य ही तो सातु विक्रय मूल्य होगा, 11 हो जाएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 891, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि 891 रुपए में बेची गई है, यानी कि 11x की जो वैल्यू है वो 891 है। तो साथियों उस बैग का लागत मूल्य यानी कि आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो एक काम करिए, और इसको भी हम x और 10x मान सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि 11x की वैल्यू कितनी होगी साथियों, 891 हो गई, 11 इधर आ जाए, 11 8 88, 11 एकम 11, यानी कि x बराबर आ गया 81। तो अगर लाभ 81 हुआ है तो क्रय मूल्य क्या, लाभ 81 हुआ, 1 सेकंड रुकिए, लाभ अगर 81 हुआ है तो क्रय मूल्य सातु कितना होगा, 81 गुणा 10 होगा, यानी कि 810 जो होगा वो क्रय मूल्य होगा, लागत मूल्य होगा। और 810 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास सातु आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, है।